करिश्मा दांत कचकच्चा कर रह गई, वो कुछ बोली नहीं। नाराज हो? मैंने फिर कहा। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नाराजगी किस तरह दौर की जा सकती है, लेकिन यहां मौका नहीं है। अब मैं कांवरी की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरा ख्याल है ये पूछने का भी वक्त नहीं है कि तुम यहां किस तरह पहुंची। दोस्तों माजरत, एपिसोड लेट हो गई। मेरी पार्टनर नावल की एपिसोड नंबर 47 बहुत ही मजे की होने वाली है। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। मैंने इस तरफ देखा और मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। कमरे के दाएं कोने में फर्श की सतह के बराबर तकरीबन 8 इंच गोलाई के एक सुराख से पानी कमरे में आ रहा था। पहले ये सुराख नहीं था और फिर चंद सेकंड बाद ही दूसरे कोने से भी ऐसी ही आवाज सुनाई दी। वहां भी ऐसा ही एक सुराख बन गया था और पानी बहने लगा था, और फिर देखते ही देखते बाकी 2 कोनों में भी ऐसे सुराख नमूदार हुए और उनसे बहता हुआ पानी कमरे के फर्श पर फैलने लगा। 8-8 इंच के 4 पाइप बड़ी तेजी से पानी उग रहे थे और मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस कमरे को भरने में कितनी देर लगेगी। चंद घंटे, गोया हमारी जिंदगी के चंद घंटे बाकी रह गए थे। मैंने कोनाल की तरफ देखा। इसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। वो मेरे साथ लिपट गई। शायद वो समझती थी कि अगर कमरा पानी से भर गया तो मैं इसे डूबने से बचा लूंगा। चंद मिनट के अंदर अंदर ही पानी हमारी पिंडलियों तक पहुंच गया। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि दीवारों पर काई क्यों जिमी हुई थी और यहाँ सीलन क्यों थी। ये राना पैलेस था, एक राजपूत का महल। हो सकता है ठाकुर वर्धन सिंह का ताल्लुक माजी के किसी शाही खानदान से हो, वो खुद अपने इलाके का राजा हो। ऐसे महलात राजाओं महाराजों ही के होते हैं, और अपने दुश्मनों को धोखे से मौत के घाट उतारने के लिए ऐसे महलात में मौत के ऐसे ऐसे जाल बिछाए होते हैं कि मौत भी धोखा खा जाती है। जब मैंने इस दरवाजे में कदम रखा था तो सोच भी नहीं सकता था कि मौत के कुनवे में छलांग लगा रहा हूँ। ये वाकई मौत का कुनवा था जिसमें बड़ी तेजी से पानी भर रहा था। पानी घुटनों से ऊपर पहुंच चुका था। नीचे फर्श पर अब फिसलन भी हो रही थी। मैं कोनाल का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इस चबूतरे के करीब पहुंच गया जहां से हम नीचे उतरे थे। यहाँ सीढ़ी 5 फुट पर थी। मैंने कोनाल को सहारा देकर ऊपर चढ़ा दिया और फिर कोनाल ने मुझे भी ऊपर खींच लिया। हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर आ गए। अब हम फर्श से तकरीबन 8 फुट ऊपर थे, लेकिन जिस तेजी से पानी भर रहा था इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटों में पानी यहाँ भी पहुंच जाएगा। मैं ऊपर वाली ढलान से टेक लगाकर बैठ गया। कोनाल भी मेरे साथ जलकर बैठी हुई थी। इसका जिस्म होले होले काम रहा था और आंखों में बेपनाह खौफ था। मौत का खौफ मुझ पर भी तारी था। मौत इस पानी की सूरत में 1-1 इंच करके हमारी तरफ बढ़ रही थी, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं इस वक्त भी मायूस नहीं हुआ था। मैं खुदा का एक गुनाहगार बंदा हूँ। मेरी सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में गुजरी थी, लेकिन बारी ताला की ज़ात पर मेरा यकीन हमेशा ही से गैर मुतज़लज़ल रहा था। मैं कभी मायूस नहीं हुआ था। पिछले तकरीबन 4 महीनों से ऐउटे खुदाओं यानी बुतों की पूजा करने वालों में घिरा हुआ था। जिंदगी में शायद पहली मर्तबा एक नेक मकसद के लिए मैंने उन बुत प्रस्तों से जंग शुरू की थी। मासूम और बेगुनाह लोगों को जुल्म से नजात दिलाना नेकी का काम था, और मैं अकेला होने के बावजूद अब तक ना सिर्फ ये जंग कामयाबी से लड़ रहा था बल्कि मैंने इंसानियत के दुश्मनों के कदम भी उखाड़ दिए थे, और अब तकरीबन आखिरी मरहले पर मैं बुरी तरह फंस गया था। मगर खुदा की ज़ात से नाउम्मीद नहीं हुआ था। अगर ये काम मेरे हाथों अंजाम पाना था तो मुझे यकीन था कि यहाँ भी बचाव का कोई रास्ता निकल ही आएगा। पानी सबसे नीचे वाली सीढ़ी तक पहुंच गया। पहली सीढ़ी से नीचे वो कमरा 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा था, और 2.5 घंटे के अंदर वो कमरा 5 फुट की बुलंदी तक पानी से भर गया था। इसका मतलब था कि तीसरी सीढ़ी तक पानी आने में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। हम इस वक्त तीसरी सीढ़ी पर खड़े थे। इससे ऊपर 8 फुट ऊंची ढलान बनी हुई थी। साथ के जाविये पर वो खलान इस कदर चिकनी थी कि इस पर चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पानी बड़ी तेजी से भर रहा था। दूसरी सीढ़ी भी डूब रही थी। मैंने कोनाल की तरफ देखा। खौफ से इसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। इसने मुझे इस कदर मजबूती से पकड़ रखा था जैसे डर हो कि मैं इसे छोड़कर भाग जाऊंगा। कोनाल, मैंने कहा, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तुम ऊपर चली जाओ। और तुम? कोनाल के होंठों से कपकपा हुई सी आवाज निकली। तुम ऊपर पहुंच जाओगी तो मैं भी आ जाऊंगा, मैंने जवाब दिया और ढलान की पुश्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लो। एक पाँव मेरे हाथों पर रखो और दूसरा कंधे पर। आसानी से ऊपर पहुंच जाओगी। मेरा कद 6 फुट के करीब था। मेरे ऊपर चढ़कर कोनाल आसानी से ऊपर दीवार के साथ 3 फुट चौड़े फर्श पर पहुंच सकती थी। कोनाल ने एक पाँव मेरे हाथों पर रख किया। मेरे कंधों पर दोनों हाथ रखकर अपने आप को ऊपर उठाना ही चाहती थी कि गुड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज सुनकर रुक गई। मैं चौंक गया। बाईं तरफ देखा तो इस तरफ की दीवार का तकरीबन 8 फुट चौड़ा हिस्सा गुड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ शटर की तरह ऊपर की तरफ उठ रहा था। ये दीवार सबसे ऊपर वाली सीढ़ी के बराबर से ऊपर को उठना शुरू हुई थी। मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई। यहाँ मैं इतना देख चुका था कि अब किसी बात पर हैरत की गुंजाइश नहीं रही थी। दीवार ऊपर उठ रही थी और इसके दूसरी तरफ मोटी मोटी आहनी सलाखों का जंगला हमारे सामने आ रहा था। सलाखें 6-6 इंच के फासले पर लगी हुई थी
और इसके दूसरे तरफ भी पानी था जो इस कमरे में अब तक भर जाने वाले पानी की सतह के बराबर था। वो दीवार तकरीबन 4 फुट ऊपर जाकर रुक गई और दूसरी तरफ का मंजर देखकर मुझे अपना दिल कंपटियों में फड़कता हुआ महसूस होने लगा। वो कमरा तकरीबन 10 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा था। इसके दूसरी तरफ भी पानी से ऊपर ऐसी ही कुशादा सीढ़ियां बनी हुई थी और इस तरफ का मंजर देखकर कोनाल के मुंह से चीख निकल गई। वो खड़े खड़े लड़खड़ाई, अगर मैं इसे ना संभाल लेता तो यकीनन पानी में गिर जाती। इस जंगले के इस पार कुशादा सीढ़ियों पर 3 मगरमच्छ बैठे हुए थे। उनकी बिलौर जैसी चमकती हुई आंखें हमें घौर रही थी और फिर वो तीनों मगरमच्छ छिड़प छिड़प पानी की आवाज पैदा करते हुए पानी में उतर गए और तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगे। कोनाल एक बार फिर चीखी और मुझसे लिपट गई। 2 मगरमच्छ जंगले से 2-3 फुट के फासले पर रुक गए, जबकि तीसरा जंगले से टकरा गया था। तीसरी सीढ़ी पर भी पानी ऊपर आ रहा था। पानी अब मेरे टखनों को छूने लगा था। कोनाल, जल्दी करो, ऊपर चढ़ जाओ। मैं एक बार फिर ढलान से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कोनाल मेरे हाथ और कंधे पर पाँव रखकर ऊपर वाले चबूतरे पर पहुंच गई। इसने सीने के बिल लेटकर एक हाथ नीचे लटका दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इस चिकनी ढलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। 2 मरतबा मेरा पाँव फिसला, मगर तीसरी मरतबा ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया। हम दोनों ठीक इस जगह बैठे थे जहां वो दरवाज़ा था जिससे हम मौत के इस कुनवे में दाखिल हुए थे, मगर अब वहां तकरीबन 1 इंच मोटी लोहे की चादर थी। तीनों मगरमच्छ छल के पानी में बेचैनी से उधर उधर घूम रहे थे। वो बार बार अपनी दम पानी में मार रहे थे, छिड़प छिड़प की आवाज़ों के साथ छींटे उड़ रहे थे। उनकी बेचैनी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भूखे थे। अगर मोटी सलाखों वाला वो जंगला बीच में हायल ना होता तो हमें नोच खाते। पानी ढलान पर भी 1 फुट तक आ चुका था। मैं वहशत ज़दा सी नज़रों से कभी कोनाल को देखता, कभी उन खौफनाक मगरमच्छों को और कभी पानी को जिसकी सतह हर लम्हा बुलंद होती जा रही थी। और फिर दफतना छत की तरफ से एक निस्वानी कहकहा सुनकर मैं चौंक गया और फिर करिश्मा की आवाज़ सुनाई दी। उन घड़ालों की बेचैनी देख रहे हो ना माने, ये 3 दिन से भूखे हैं, वो कह रही थी, मगर अब उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चंद मिनट बाद ये जंगला ऊपर उठ जाएगा और इसके साथ ही ये तुम पर झपट पड़ेंगे। काश मनीलाल यहाँ होता और ये दिलचस्प मंजर अपनी आंखों से देखता। ओह, यकाक इसकी आवाज़ गायब हो गई। गालिबन माइक बंद हो गया था। कोनाल ने मुझे दोनों बाहों की लपेट में ले रखा था और हम दोनों इस आहनी जंगले की तरफ देख रहे थे जो करिश्मा के कहने के मुताबिक किसी भी वक्त ऊपर उठ सकता था। इसके दूसरी तरफ मौत हम पर झपटने के लिए तैयार थी। अब क्या होगा? मगर वो कोनाल के थर थराते हुए होंठों से ये आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। भरोसा रखो, कोई ना कोई राह निकल आएगी, मैंने कहा। अजीब आदमी हो, कोनाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। मौत ने हमें हर तरफ से घेर रखा है, बचाव का कोई रास्ता नहीं और तुम अपने खुदा को। वो जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी। वो फटी फटी आंखों से दरवाजे वाली जगह पर आहनी प्लेट को देख रही थी जो आवाज़ पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी। देखा तुमने? मैं बेअख्तियार चीख उठा। बंदा दिल की गहराइयों से पुकार करे और दुआ मांगे तो खुदा मायूस नहीं करता। वो प्लेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी और तकरीबन 1.5 फुट का खला पैदा हो चुका था। हमने इस प्लेट के पूरी तरह ऊपर उठने का इंतजार भी नहीं किया और सीने के बिल घसीट कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और किसी हादसे के बगैर इस दरवाजे से बाहर आ गए। और ठीक इस वक्त छत के स्पीकर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ करिश्मा की नहीं थी। माने, कोनाल, मैं देख रही हूं कि तुम लोग मौत के इस कुनवे से बाहर आ चुके हो। तुम लोग इस हाल में आ जाओ जहां शानदार फर्नीचर रास्ता है। डरने की जरूरत नहीं, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। ये आवाज़ कांवरी की थी। मैंने कोनाल का हाथ पकड़ा और तेजी से इस तंग सी राहदारी में दौड़ने लगा। इस वक्त हम दोनों निहत्ते थे। मेरी कलाशन और कोनाल का हथियार मौत के इस कुनवे में ही गिर गए थे। मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुहाफिज हमारे मुकाबिल आ गया तो हम अपना बचाव नहीं कर सकेंगे, लेकिन कांवरी का कहना दुरुस्त साबित हुआ और किसी ने हमारा रास्ता नहीं रोका। हम दोनों इस शानदार हाल में पहुंच गए। वहां किसी का नाम और निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरत से उधर उधर देखने लगा कि कांवरी कहाँ थी। हम दोनों के पैरों में जो जूते थे जिनसे टपकने वाला पानी कीमती कालीन का बेड़ा गर्क कर रहा था। सामने राहदारी में आ जाओ, कांवरी की आवाज़ दीवारों से फूटती हुई महसूस हुई थी। राहदारी के आखिर में दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। इस कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा है, वहां चले आओ। मुझे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि इस हाल में भी कहीं खुफिया कैमरे नस्ब थे जिनकी मदद से कांवरी हमें देख रही थी। पैलेस में यकीनन जगह जगह ऐसे खुफिया कैमरे लगे हुए थे और करिश्मा ने ठीक ही कहा था। बड़े गेट में दाखिल होने के बाद हम एक लम्हा को भी इसकी निगाहों से ओझल नहीं हुए थे। कांवरी की आवाज़ हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम फर्श पर बिछे हुए कीमती कालीनों का सत्यानाश करते हुए सामने वाली राहदारी में दाखिल हो गए जो खासी तवील थी। इसके दाएं तरफ आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये बहुत वसी और शानदार ख्वाबगाह थी। एक तरफ बहुत बड़ी मसहरी थी जिसके ऊपर खूबसूरत कैनोपी बनी हुई थी। मसहरी के चारों तरफ कैनोपी पर शीलोन के सफ़ेद पर्दे लटके हुए थे।
सामने एक और दरवाज़ा था, बल्कि मैं इसे रास्ता कहूँगा। दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिससे वो 3 फुट चौड़ा रास्ता बन गया था। पहले मैं इस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ और अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये कमरा किसी सैटेलाइट टीवी चैनल का कंट्रोल रूम लगता था। लातादाद टीवी सीट थे, जिनमें से हर तरफ 3-4 स्क्रीनें रोशन थी। एक स्क्रीन पर इस कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था, जो हमारा मकबरा बनते बनते रह गया था। पानी अब इस खलान से सिर्फ 1 फुट नीचे रह गया था। दूसरी स्क्रीन पर इस हाल का मंजर था जिसे हम गुजर कर आए थे। तीसरी स्क्रीन इस राहदारी का मंजर पेश कर रही थी और चौथी स्क्रीन पिछले गेट का मंजर दिखा रही थी। एक कुर्सी के सामने दीवार पर एक बहुत बड़ा पैनल बना हुआ था, जिस पर मुख्तलिफ रंगों के लातादाद बटन लगे हुए थे। कई डायल थे। उन रंग बरंगे बटनों की मदद से तमाम कैमरे और पैलेस के खुफिया रास्तों को कंट्रोल किया जाता था। इस कमरे के फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। इसके सीने से बहने वाला खून फर्श पर जिम चुका था। इस लाश से जरा हिटकर करिश्मा इस तरह बैठी हुई थी कि दोनों टांगे आगे को फैली हुई थी, हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। इसकी शर्ट फटी हुई थी। सीने, गर्दन और चेहरे पर कुछ खराशें नजर आ रही थीं। इसके सामने कुर्सी पर कांवरी बैठी हुई थी। इसके हाथ में कलाशन आइस की ऑटोमेटिक थी, जिसका रुख करिश्मा की तरफ था। काश मनी लाल यहाँ होता तो ये दिलचस्प मंजर देखकर बहुत खुश होता, मैंने करिश्मा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। करिश्मा दांत कचकच्चा कर रह गई, वो कुछ बोली नहीं। नाराज हो, मैंने फिर कहा। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नाराजगी किस तरह दौर की जा सकती है, लेकिन यहाँ मौका नहीं है। अब मैं कांवरी की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरा ख्याल है ये पूछने का भी वक्त नहीं है कि तुम यहाँ किस तरह पहुंची। बहरहाल अब यहाँ से निकलना चाहिए। गेट वाले मुहाफिज ने मुझे कहा था कि पैलेस के अंदर 2 मुहाफिज और भी है, लेकिन मेरा उनसे अभी तक सामना नहीं हो सका, मगर हो सकता है अब तुम्हारा उनसे सामना नहीं होगा। कांवरी ने मेरी बात काट दी। क्या मतलब? क्या तुमने उन्हें भी? मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। नहीं, वो जिंदा हैं, मगर इसकी तरह बेबस हो चुके हैं और पैलेस के किसी कोने में पड़े अपनी हालत को कोस रहे होंगे, कांवरी ने जवाब दिया। मैं तो तुम्हें बहुत कमजोर लड़की समझता था, मगर हैरत है कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया, मैं बोला। औरत खा कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, अपनी अदाओं से बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देती है। मैंने भी उन्हें एक आदत खाई थी, सिर्फ एक झलक, कांवरी ने कहते हुए सामने से अपनी कमीज की तरह खोल दी। वो झलक देखकर तो मैं भी उछल पड़ा था। इसने मुस्कुराते हुए कमीज दुरुस्त कर ली। पहले मैंने एक को जेर किया और फिर दूसरे को, कांवरी कह रही थी। इस वक्त ये किता शायद अपनी तमाम तर तवज्जो तुम पर मरकूज किए हुए थी। शायद दूसरे कैमरे बंद कर रखे थे, इसलिए ये मुझे नहीं देख सकी और मैं आसानी से यहाँ पहुँच गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यहाँ फिर एक और आदमी मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की थी, मगर एक ही बौछार ने इसे ठंडा कर दिया और फिर इस पर काबू पाने में भी मुझे खासी मेहनत करनी पड़ी थी। अगर मुझे यहाँ पहुँचने में चंद मिनट देर हो जाती तो तुम घड़ालों की खुराक बन जाते। बहरहाल अब क्या करना है इसका? वो खामोश होकर सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मनी लाल तो यहाँ है नहीं, मैंने कहा। इसका पता मालूम करना बहुत जरूरी है और इसका पता सिर्फ यही बता सकती है, इसलिए इसे साथ ले चलना होगा। तो फिर जल्दी करो, कांवरी ने एक टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। पानी अब इस कमरे से बाहर बहना शुरू हो गया है, कुछ ही देर में ये पूरे पैलेस में फैल जाएगा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। पानी इस दरवाजे से बाहर निकलकर फर्श पर फैल रहा था। ये पानी कैसे बंद होगा? मैंने सवालिया निगाहों से करिश्मा की तरफ देखा। पानी बंद करने की जरूरत नहीं, करिश्मा से पहले कांवरी बोल पड़ी। ठाकुर वर्धन सिंह को जब पता चलेगा कि इसका महल पानी से तबाह हो रहा है, तो वो मनी लाल के शरीर के इतने टुकड़े कर देगा कि गिनती मुश्किल हो जाएगी। तो ठीक है, मैंने कहा और करिश्मा की तरफ घूम गया। उठिए श्रीमती हैन। करिश्मा की आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर इसके हाथ खिले होते तो वो मेरा मुंह नोच लेती। इसने उठने की कोशिश की, मगर हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से कामयाब ना हो सकी और धड़ाम से नीचे गिर गई। बहुत अच्छा, चंद रोज पहले ही तुम जिंदगी के एक नाजुक मरहला से गुजरी हो, मैंने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। तुम्हें तो बेड रेस्ट करना चाहिए था, मगर तुम हो के कतकड़े लगाती फिर रही हो। बुरी बात है, तुम्हें खुद सोचना चाहिए, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। चंद रोज आराम कर लेती तो क्या हर्ज था? जान है तो जहान है, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा था। तुम्हारा वक्त है। करिश्मा का लहजा हैरत अंगेज तौर पर परसुकून था। तुम ऐसी बातें कर सकते हो, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैंने कहा और इसे उठाकर खड़ा करते हुए इसके पिछवाड़े पर हाथ फेरा। अब हम सारी रात यहाँ बैठकर बातें तो नहीं कर सकते, किसी और जगह इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि रास्ते में तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगी, करिश्मा ने कहा। मैंने कोनाल की तरफ देखा। इसके चेहरे पर जिंदगी का रंग लूट आया था, आंखों में पहले जैसी चमक दिखाई देने लगी थी। मैंने करिश्मा को बाजू से पकड़ रखा था। हम बैरूनी खाबगा में आकर राहदारी में आ गए।
कावरी ने तमाम टीवी सीट खिले छोड़ दिए थे। वो हमारे आगे आगे चल रही थी और कलाशन को इसने दोनों हाथों में थाम रखा था ताकि किसी नादहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। बड़े हाल से गुजर कर बाहर जाने वाली राहदारी की तरफ मुड़ते हुए मैंने दूसरी तरफ मुड़कर देखा और इसके साथ ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पानी अब इस तंग सी राहदारी में फैल रहा था। पानी की रफ्तार को देखते हुए मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सुबह होने तक पानी पैलेस के तमाम कमरों में फैल जाएगा और हर चीज को तहस नहस करके रख देगा, और जब ठाकुर वर्धन सिंह अपने पैलेस की हालत देखेगा तो वो वाकई मनीलाल की बोटियां नोच लेगा। बाहर आते हुए हमें किसी मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे बड़ी हैरत हुई। इस पैलेस में वाकई 3 मुहाफिज थे और चौथा करिश्मा का एक साथी था जो इस कमरे में कावरी के हाथों मारा गया था। हैरत इस बात पर थी कि इतने बड़े पैलेस में सिर्फ 3 मुहाफिज, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि सब लोगों को मनीलाल के कहने पर वहां से हटा दिया गया था। सिर्फ 3 मुहाफिज रहने दिए गए थे। वो अपने गिर्द ज्यादा हुजूम पसंद नहीं करता था। मनीलाल 2 दिन वहां रहा था। फिर इसे किसी तरह पता चल गया कि मुझे राना पैलेस में इसकी मौजूदगी का पता चल गया है। वो खामोशी से किसी और जगह मुंतकिल हो गया और करिश्मा को यहाँ छोड़ दिया गया ताकि मैं यहाँ पहुंचूं तो इससे निमट लिया जाए। करिश्मा ने बड़े अच्छे अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया था। मेरा अंत करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं आखिरी लम्हों में कावरी की मुदाखलत से बाजी पलट गई और करिश्मा हमारी कैदी बन गई। वसीज अरीज बरामदों से होते हुए हम बाहर आ गए। उजाला कर नमूदार हो रहा था। हम रात 11 बजे के बाद आए थे और पूरी रात यहाँ मौत और हयात की कशमकश में गुजर गई थी। इस खौफनाक रात की सुबह बहुत बली लग रही थी। कावरी कार को उन रास्तों पर दौड़ा रही थी जहाँ किसी पुलिस पार्टी से आमना सामना होने का अंदेशा नहीं था। यूं भी इस वक्त मौसम में खासी नमी थी। पुलिस वाले भी सड़क पर गश्त करने के बजाय कहीं कोनों खुदरों में दबके हुए थे। 40 मिनट में हम बंगले में पहुंच गए। करिश्मा की आंखों से पट्टी कमरे में आने के बाद ही खोली गई थी। मैंने पुश्त पर बंधे हुए इसके हाथ भी खोल दिए। अगर तुम शराफत का सबूत दो तो यहाँ आज़ादी से घूम फिर सकती हो, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मजबूरना मुझे तुम्हारे हाथ पाँव बांधने होंगे। वैसे इस गेट के करीब से गुजरते हुए मैंने गार्ड रूम में झांक कर देखा। वो मुहाफिज पहलू के बिल पड़ा था। इसकी आंखें खिली हुई थी। मैंने इसकी तरफ देखकर हाथ हिला दिया और करिश्मा वगैरह के साथ गेट से बाहर आ गया। सड़क सुनसान थी। हम तेज तेज कदम उठाते हुए दरख्तों के इस झुंड में आ गए जहां कावरी की कार खड़ी थी। कावरी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं करिश्मा और कोनाल के साथ पिछली सीट पर बैठ गया। करिश्मा हम दोनों के बीच सैंडविच बनकर रह गई थी। करिश्मा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। कावरी से कलाशन भी मैंने ले ली थी। कार दरख्तों के झुंड से निकलकर तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ने लगी। शहर की तमाम सड़कें अभी सुनसान पड़ी थीं। तुम आराम करो, बातें थोड़ी देर बाद होंगी चाय के साथ, मैंने करिश्मा की तरफ देखते हुए कहा। बहुत जालिम हो तुम, करिश्मा बिस्तर पर बैठते हुए बोली। तुम्हें आज पता चला? मैं मुस्करा दिया। नहीं पता तो मुझे इस दिन चल गया था जब थर के सहरा में इस तपती हुई चट्टान पर तुमने पहली बार। याददाश्त बहुत तेज है तुम्हारी। मैंने इसकी बात काट दी। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, हम थोड़ी देर बाद तुमसे बात करेंगे। मैं कमरे से बाहर आ गया। देवी भी हमारी आवाज़ें सुनकर जाग चुकी थी और कावरी और कोनाल के साथ वाल कमरे में बैठी हुई थी और फिर वो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। कोनाल चाय तैयार होने से पहले ही सोफे पर नीम दराज होकर सो गई थी। कावरी और मैं भी रात भर जागते थे। कावरी की आंखें सुर्ख हो रही थी और मेरी आंखों में भी शदीद जलन हो रही थी। तुम वहां कैसे पहुंच गई थीं? मैंने कावरी की तरफ देखते हुए पूछा। तुमने कहा था कि 2-2.5 घंटे तक वापस आ जाओगे। 2-2.5 घंटों तक तो मैं मुतमईन रही, लेकिन जैसे जैसे देर होती गई मेरी परेशानी भी बढ़ती गई और आखिरकार 3 बजे के करीब मैंने पैलेस में दाखिल होने का फैसला कर लिया। कावरी ने जवाब दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। बाहर वाला मुहाफिज गार्ड रूम में बंधा हुआ था। पैलेस की एक राहदारी में एक मुहाफिज से सामना हो गया। इसने मुझे कलाशन की जद पर ले लिया। इस मौका पर मैंने वही हरबा इस्तेमाल किया जो मुझे करना चाहिए था। मर्द कैसा भी हो, औरत के सामने थीला है। वो मुहाफिज भी कुछ ऐसा ही निकला। वो मुझे एक कमरे में ले गया। वो खुश था कि रात ऐश करते हुए गुजरेगी, मगर 2 ही मुल्कों में। मैंने इसका झुंझुना कर दिया और इसे बांध कर कमरे से बाहर आ गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोग कहाँ हो। इस किस्म के महल बड़े पुरस्कार होते हैं, किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं होता। मैं अगरचे बहुत मोहतात अंदाज में घूम रही थी, मगर एक और मुहाफिज के हत्थे चढ़ गई। वो अपनी जिम्मेदारी और फर्ज भूल कर मुझे नेमत गैर मुतरक्कबा समझा, लेकिन इसका भी वही हशर हुआ जो पहले का हो चुका। मैंने इसकी कलाशन पर भी कब्जा कर लिया और एक बार फिर तुम लोगों की तलाश शुरू कर दी। इस मर्तबा किसी मुहाफिज से सामना नहीं हुआ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं इस कमरे तक पहुंच गई जहां करिश्मा मौजूद थी। एक टीवी स्क्रीन पर तुम लोगों को देखकर मैं बदहवास हो गई। करिश्मा पैनल के सामने कुर्सी पर बैठी रंग बरंग बटनों को दबा रही थी। इस दौरान कमरे में मौजूद दूसरे आदमी ने मुझे देख लिया। वो चीखा और मेरी तरफ बढ़ा, मगर मैंने गोली चला दी और वो वहीं खेर हो गया।
करिश्मा कुर्सी से उठकर मेरी तरफ लपकी। इसने कलाशिन की परवाह किए बगैर मुझ पर छलांग लगा दी। कलाशिन मेरे हाथ से गिर गई। वो हरामजादी लड़ने में बड़ी तेज है, लेकिन मैंने भी इसे ऐसी पिटने दे के याद करेगी। और फिर मैंने इसे कलाशिन की जद पर लेकर दरवाज़ा खिलवाया जिससे तुम लोग बाहर आ सके। कोनाल हलकान हो रही थी। खौफजदा तो मैं भी था, मगर मुझे अपने खुदा पर भरोसा था। मुझे यकीन था कि वो मुझ गुनाहगार की दुआ ज़रूर सुनेगा। और फिर इसने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेज दिया। मैंने कहा, अब इसका क्या करना है? कांवरी ने पूछा। पहले तो इससे मनीलाल के ठिकाने का पता पूछा जाएगा और इसके बाद सोचा जाएगा कि इसका क्या करना है, मैंने जवाब दिया। इस वक्त देवी चाय बनाकर ले आई। इसने तमाम कप मेज पर रख दिए। एक कप इसे दे आओ, वो तुम्हारे साथ वाले कमरे में है, मैंने देवी से कहा। वो एक कप उठाकर करिश्मा वाले कमरे की तरफ चली गई और फिर किसी अंदेशे के तहत में भी उठकर इसके पीछे चल दिया। देवी मुझसे पहले कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं बाहर ही रुक गया। ओह, करिश्मा की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। तो तुम भी इसके साथ हो? शुरू दिन से, देवी ने जवाब दिया। इस रात जब तुम रेम निवास रेस्टोरेंट में माने को धमकियां देकर गई थी, मैं इस वक्त भी इसके साथ थी। इसमें ऐसी क्या बात है कि शहर की तमाम लड़कियां इस पर मरती जा रही हैं? ये करिश्मा की आवाज़ थी। इससे पहली मुलाकात तुम्हारी हुई थी, देवी ने जवाब दिया। तुम हमसे ज्यादा जानती हो कि इसमें ऐसी क्या बात है। तो तुम्हें इस बात पर हैरत है कि शहर की लड़कियां मुझ पर क्यों मरी जा रही हैं? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसकी वजह यह नहीं कि मैं बहुत हुसैन हूँ। इस शहर में मुझसे भी ज्यादा जवान और खूबरू मर्द मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे सवाल का असल जवाब यह है कि ये तमाम लड़कियां जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, तुम्हारे अपनों की सताई हुई है। ये उन लोगों से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहती हैं, और वो जिससे तुम्हारे दो दो हाथ हो चुके हैं। जानती हो कौन है? मुझे किसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं, करिश्मा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि तुम लोग एक ना एक रोज हमारे काबू में आओगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ तो खत्म हो चुका है, मैंने कहा। मनीलाल के तमाम गिरोह एक एक करके खत्म हो चुके हैं। काली पंडित और तुम रह गई हो। मनीलाल के दिन अब पूरे हो चुके हैं। वैसे तुम्हें ये जाने में जरूर दिलचस्पी होगी कि ये कौन सी जगह है। चल लो, तुम बता ही दो, करिश्मा ने कहा। ये बंगला पंडित रोहन का है जिसकी इस वक्त तुम सब लोगों को तलाश है, मैंने कहा। क्या? करिश्मा उछल पड़ी। चाय छलक गई। इसने कप साइड टेबल पर रख किया। बकवास करते हो तुम। अभी थोड़ी देर में तुम्हें इसका यकीन आ जाएगा, मैंने कहा। रोहन तुमसे खार खाए पीता है। वो कहता है कि इसकी बर्बादी की जिम्मेदार तुम और सिर्फ तुम हो, और मेरा ख्याल है कि इसका कहना बेकार नहीं है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम्हें याद होगा कि कई साल पहले जब तुम माउंट इबू आई थी तो कुछ खतरनाक किस्म के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे और तुम जिंदगी बचाने के लिए भागी फिर रही थी। इस वक्त पंडित रोहन ही काम आया था। इसने तुम्हें पनाह दी थी। तुम तकरीबन 1 साल इस के पास रहे और फिर तुम मनीलाल की तरफ चली गई। रोहन को इस बात का अफसोस ना होता। इसे तो इस बात का दुख था कि तुमने मनीलाल को इसके कुछ राज भी बता दिए थे, जिससे रोहन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद भी वो तुम्हारी वजह से मनीलाल के हाथों मुसलसल नुकसान उठाता रहा। मैं तुम्हें यहाँ ले तो आया हूँ, मगर मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें देखते ही जान से मार देने की कोशिश करेगा।